नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मोतीपुर इलाके में अपराधियों ने सरेआम सीएसपी कर्मचारी को गोली मार लूटे 1 लाख रुपए। आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर छात्रों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन ट्रेन को घंटों जाम कर किया प्रदर्शन। और निगम प्रशासन द्वारा लाए गए स्प्रिंकलर वाहन के आने के बाद भी शहर का प्रदूषण स्तर नहीं गिरा। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हरौना गांव में अपराधियों ने सरेआम सीएसपी संचालक को गोली मारकर 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हरौना में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी। एक गोली उनके कमर के पास लगी, वे काउंटर के नीचे गिर गए। इस दौरान अपराधियों ने 1 लाख रुपए लूट लिए। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सीएसपी संचालक रोहित के चाचा आनंद कुमार समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड फायरिंग की और बाइक से भाग निकले। आनंद फानन में घायल को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों ने शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मोतीपुर थानेदार मुकेश कुमार ने जख्मी से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार रोहित अपने घर पर ही एक प्राइवेट बैंक का सीएसपी चलाता है। मंगलवार को बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे। उस समय रोहित अकेले सीएसपी सेंटर में बैठा हुआ था। एक अपराधी ने कहा कि जो भी पैसा है निकालो। रोहित को लगा कि ग्राहक है, उसने आधार कार्ड मांगा। इस पर एक अपराधी ने पिस्टल निकालकर गोली मार दी। तो गोली लगा था। सीएसपी केंद्र खुले हुए हैं हरौना में मोतीपुर। अच्छा, कैसे क्या हुआ? तो वो आया, कोई 2 आदमी आए और उनके कमर में बंदूक सटा दिए। तो इसके कारण रोहित रोने लगा और रोने के क्रम में वो गोली चला दी और उनके पास जितना कैश था वो लूट के चले गए। अच्छा, क्या की संख्या में था अपराधी? ये 2 आदमी मोटरसाइकिल से थे। उसके बाद बाहर निकला, फिर 2-3 राउंड फायरिंग किया और लोग जब अलग हो गए तब बंदूक फहराते हुए मोटरसाइकिल के साथ चले गए। अच्छा, अंदर घुस के किया? हाँ। सीसीटीवी वगैरह लगा था? जी ना। कै बजे की घटना? अभी 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले ये घटना। क्या नाम है उनका? रोहित कुमार मिश्रा। कहाँ पर किए हुए सीएसपी? कल्याणपुर हरौना। कौन थाना? मोतीपुर। कहाँ पर सीएसपी खोले? कहाँ पर थे? घर पर ही है। घर पर ही खोले हुए? जी। आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर छात्रों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कई घंटों तक ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर में परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों को रोक दिया। जमकर प्रदर्शन और हंगामा करने लगे। आधा घंटे से अधिक तक बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन किया। ट्रेन रोके जाने की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी और जवान पहुंचे। परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास कर रेलवे ट्रैक से हटने को कहा गया ताकि ट्रेनों का परिचालन हो सके, लेकिन परीक्षार्थियों ने किसी की नहीं सुनी। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी जवानों के साथ जमकर नोकझोंक हुई। परीक्षार्थियों ने बताया कि ग्रुप डी के किए 2-2 परीक्षा दोनों का नियम बना दिया गया। अभी इसका नोटिस जारी किया गया है। अब परीक्षार्थी क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? ग्रुप डी के लिए 2-2 परीक्षा देना यह संभव नहीं है। पहले सब कुछ ठीक था, अब अचानक से मेडिकल को भी कठिन कर दिया गया है। इसके अलावा जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें एक ही परीक्षार्थी को कई पोस्ट पर पास कर दिया गया। रिज़ल्ट में पूरी तरह से धांधली और अनियमितता बरती गई है। परीक्षार्थियों ने कहा कि यह उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। पहले 4-4 साल तक परीक्षा नहीं ली जाती है, अब जब लेने की बारी आई तो पूरी तरह से मनमानी की जा रही है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षार्थियों ने कहा कि आरआरबी की दूसरी परीक्षा के निर्देश को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जिनसे बातचीत कर हमारे संवाददाता ने की। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, जहाँ पे छात्रों का हंगामा शुरू है।
क्या मांग क्यों आप लोग ऐसे प्रदर्शन? हम लोग 2019 में जो रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म भरवाया गया। पहले वही फॉर्म फी 100 रुपया था, लेकिन अब 500 रुपया लगती है और एग्जाम देने के बाद वो 400 रुपया वापस देती है। 3 साल तक एग्जाम कुछ नहीं भी हुआ। और अभी रेलवे का CBT 1 जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, पहले था जो 20 गुना मतलब रिजल्ट देंगे, मगर वो बहुत सा बोर्ड में 6 गुना 8 गुना 10 गुना ही रिजल्ट आया है। और कल ग्रुप डी का CBT 2 का भी एक नया आ गया जो CBT 2 इसमें एग्जाम होगा, जबकि 4th ग्रेड रेलवे में आता है एग्जाम, उसमें 2 एग्जाम फिजिकल, और सिर्फ फिजिकल के लिए एक लड़का पे एक ही मतलब वहाँ फिजिकल देगा, मतलब 1 रेशियो में। आज इसके खिलाफ में क्या कुछ प्रदर्शन? इसका नोटिफिकेशन हम लोग को पहले क्यों नहीं दिया गया? अभी 2 साल हो गया, जब एग्जाम होने वाली है उस समय CBT 2 एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है। हम लोग तो CBT 1 की तैयारी किए हुए थे, एकाएक नोटिफिकेशन देना हम लोग के खिलाफ है। इसी के प्रदर्शन, इसी के विरोध हमारी मांग है पूरी। सर हमारी मांग ये है कि RRC जो ग्रुप डी है उसका CBT 2 का जो एग्जाम लाद थोप दिया गया हमारे पर उसको कैंसिल किया जाए। जो मेडिकल उस पर लाद दिया गया है उसको भी कैंसिल किया जाए, नोटिफिकेशन से बाहर ही किया जाए। और जो NTPC है सर उसका जो हिसाब से नोटिफिकेशन निकाला गया था वैसे निकाला जाए सर। कोरोना में हम लोग को बाहर ही किया जा रहा है सर। हम लोग अपने जिंदगी से लड़ के यहाँ पे आए हुए हैं सर, लेकिन गवर्नमेंट तक हमारी आवाज सर नहीं पहुँच रही है। गवर्नमेंट जो है बहरों की सरकार बन गई है सर, हम लोगों पर सर जबरदस्ती किया जा रहा है। आज इसके खिलाफ में क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन यही है, 2019 में फॉर्म भरे, अभी 2022 चल रही है। हम लोग के कब एग्जाम होगी? न एग्जाम का कोई शेड्यूल है, न कोई चीज का शेड्यूल नहीं हो रहा है, न उसका कोई पैटर्न है, नए नए नियम आ रहे हैं जो हम लोग के विरोध। आज उसके खिलाफ में आप लोगों ने क्या किया है? उसके खिलाफ यही प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या करेंगे? ट्रेन को भी रोका गया है। हाँ, ट्रेन रोके हुए हैं। ये प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? प्रदर्शन NTPC रिवाइज रिजल्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। RRB ग्रुप डी CBT 2 को कैंसिल किया जाए, CBT 2 नहीं होनी चाहिए। जब 3 साल से फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, इंतजार करने की एक ही एग्जाम में ग्रुप डी फाइनल होगा और डबल एग्जाम अचानक से ये छात्र हित में गलत हुआ है जी। CBT 2 वापस लिया जाए। आंदोलन कब तक रहेगा? ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे सुन नहीं ली जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी जी। देख सकते हैं छात्रों का आंदोलन मुजफ्फरपुर जंक्शन पे है और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि पीछे वैशाली ट्रेन लगी हुई है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए वो पीछे वैशाली ट्रेन लगी हुई है और ट्रेन को रोका गया। छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आगे भी आपको लिए चलेंगे और आगे से पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए RPF। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे थोड़ा पीछे तस्वीर दिखाइए कि RPF और GRP की दोनों पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ तमाम तरह के जो RPF और GRP के अधिकारी हैं वो मौजूद है। पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में है। इसके बावजूद भी वैशाली ट्रेन को रोका गया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र जो है वो उग्र हो गए हैं और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वैशाली एक्सप्रेस को रोके हुए हैं और लगातार जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक यह प्रदर्शन चला। 1:45 पर रेलवे ट्रैक क्लियर कराया गया। 28 जनवरी तक का अल्टीमेटम देकर परीक्षार्थी चले गए। RPF कमांडेंट H श्रीनिवास राव ने कहा कि परीक्षार्थियों के प्रदर्शन समाप्त हो गए हैं, ट्रैक खाली और परिचालन शुरू हो चुका है। उनकी जो डिमांड है उसे संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जाएगा। NTPC का जो स्टूडेंट्स है वो लोग अपना समस्या लेके आज वो रेल रोको का ये एजिटेशन किया है, उससे रिप्रेजेंटेशन लिया गया है। वो लोग का समस्या जो भी स्तर पे उसका सोल्यूशन होगा उस स्तर तक हम पहुंचा देंगे उसको। एक 12:15 से लेके 12:45 तक 1:45 तक। ये लोग NTPC एग्जाम में जो सुधार लाने के लिए कुछ एग्जाम को सिलेबस का बारे में अभी ट्रैक पर चालू हो गया सर आपके द्वारा। हमारा द्वारा ये हमारा लेवल का बात नहीं है, जिस लेवल का है उस लेवल में हम पहुंचा देंगे। सदर अस्पताल में इलाज के लिए सेंट्रल जेल से आए कैदी 25 दिनों से भर्ती है, लेकिन अब तक जेल प्रशासन द्वारा सुधि नहीं ली गई। देखिए रिपोर्ट। अगर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में कोई कैदी की तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया हो तो उसे जेल प्रशासन भूल जाती है।
एक ऐसी ही बड़ी लापरवाही सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में देखने को मिली, जहां एक कैदी पिछले 25 दिनों से भर्ती है और अब तक इसे जेल प्रशासन द्वारा कोई सुधि नहीं ली गई। यह घटना कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल हमारे संवाददाता ने की। देखिए कैदी भोला मंडल और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी का क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ कैदी भोला मंडल है जो कि सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे बात करते हैं। किस मामले में आप सजा काट रहे हैं? डोरी डेट में। अच्छा, कौन किया था? वो लड़की वाला किया था। कब की घटना है? ये 4-5 साल हो गया। अच्छा, क्या हुआ था? मामला थोड़ा क्लियर कीजिए। मामला यही मारपीट आपस में मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था तो गलफसरी लगा लिया था। अच्छा, कौन थे जो फांसी लगा ली थी? वो पुतौ था। आपकी पुतो? कितने दिनों से आप सजा काट रहे हैं? अभी 2 साल हो गए। 2 साल। कहाँ सजा? मुजफ्फरपुर जेल में ही? नहीं, सीतामढ़ी जेल में हुआ। अच्छा, सीतामढ़ी कोर्ट में हुआ था, सीतामढ़ी यहाँ रेफर कर दिया। मुजफ्फरपुर जेल में? जी। अच्छा, क्या हुआ था कि आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया? हमारा पेशाब द्वारा ब्लड गिर रहा था। अच्छा, ये कब की बात है? अभी मतलब 2-2.5 महीना हो गया होगा। अच्छा, तो आपको सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया? जी, दवाई सुइया चला तो ठीक हो गया था। अच्छा। अभी रेफर हो गया है। अच्छा, कहाँ से रेफर हो गया? यहाँ हॉस्पिटल से किया गया है। कब किया गया था? उतना तो हमको ध्यान नहीं है, गार्ड साहब सब जानते हैं। हम पढ़ा लिखा। फिलहाल आपका ट्रीटमेंट यहीं चल रहा है? जी। क्या नाम हुआ आपका? भोला मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी के कौन से थाने? सुसंत गांव? मतौना। ये सीतामढ़ी जिले के रहने वाले भोला मंडल हैं जो कि पिछले 31 तारीख से यहाँ भर्ती हैं। आप यहाँ तैनात हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। कब से यहाँ ये भर्ती हैं? कितना दिन से है? देख लीजिए तो हैं? 1-11 से। 1-11 से। क्या आप लोगों को किस तरीके का ड्यूटी यहाँ लगाया गया है? यहाँ हम लोग के इसको सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, कैदी को सुरक्षा के लिए। कब से आपके कस्टडी में ये कैदी है? 1-11 से ना, 1-11 से। अच्छा, तो 1-11 से है। इसका रेफर जो है डॉक्टर सदर अस्पताल के जो डॉक्टर है उसके अनुसार 30 तारीख को इसको एडमिट कराया गया। 31 को यहाँ से SKMCH रेफर कर दिया गया। तो SKMCH इसको नहीं भेजा गया, इसको यहीं रखा गया है। इसका जिम्मेवार कौन? ये जेलर साहब को हम लोग जो कागज़ यहाँ से मिला वहाँ दे दिए। अच्छा, अब जेलर साहब को वहाँ से ले जाने का आदेश। तो मान के चलिए ये आदमी भोला मंडल जो है ये जेल में नहीं है, SKMCH के रिकॉर्ड रूम में नहीं है, सदर अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में नहीं है, फिर भी आप लोग इसको रखे हुए हैं यहाँ पे? तो हम लोग के यहाँ सूचना जेलर साहब को सूचना देना है सर। अच्छा। जेलर साहब अब यहाँ से ले जाएंगे। जब हम लोग कहते हैं कि यहाँ से ले जाइए सर, तब कहते हैं कि हमारा मिलेगा, गार्ड मिलेगा तब न ले जाएंगे। अच्छा, यानी जेल प्रशासन को भी इनसे कोई मतलब नहीं है? ना मतलब तो है ही। अच्छा, तो क्या आप लोग इसकी सूचना वरीय अधिकारी को नहीं दिए हैं? दिए हैं, जेलर साहब को दिए हैं। जेलर साहब को? अपने जिला पुलिस में किसी वरीय अधिकारी को? वो देंगे। अच्छा, आप लोग डायरेक्ट जेलर को सूचना दी? हाँ, जेलर को दिए। उनका क्या आश्वासन मिला? वो कहें कि अच्छा ठीक है, हम सूचना देते हैं लाइन में पुलिस। ये कब की बात बता रहे हैं आप? जब यहाँ से कागज़ मिला उसी दिन से हम लोग। इसका मतलब आप 31 दिसंबर की बात बता रहे हैं? 30 को दिए। 30 दिसंबर की बात बता रहे हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। ये पप्पू कुमार हैं, यहाँ तैनात हैं। अब आपको बता दें कि ये भोला मंडल 30 तारीख को सदर अस्पताल में भर्ती हुए थे। ये डॉक्टर के अनुसार 31 तारीख को डॉक्टर के द्वारा SKMCH रेफर कर दिया गया, लेकिन आज 25 जनवरी है और 25 दिन बीत गए। ना ही इस कैदी का फिक्र जेल प्रशासन को है और ना ही जिला पुलिस की। जो तैनात गार्ड है वो लगातार सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब सोचिए इस तरीके का जो बात है, इस तरीके का सामने आना कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और जिला प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। दरअसल कैदी भोला मंडल के पेशाब के रास्ते से खून आने पर गत साल नवंबर में सेंट्रल जेल से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 30 दिसंबर को उसे सदर अस्पताल से SKMCH रेफर कर दिया गया। उसकी सुरक्षा में तैनात जिला पुलिस बल के हवलदार पप्पू कुमार ने जेल प्रशासन को इससे अवगत कराया। रेफर वाला कागजात भी सौंप दिया गया। इसके बावजूद जेल प्रशासन ने SSP को पत्र लिखकर
फोर्स की मांग की ताकि उस कैदी को एसकेएमसीएच रेफर किया जा सके। इसके ठीक अगले दिन सदर अस्पताल के एक डॉक्टर ने गार्ड को कहा कि उसे रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वस्थ है, रिपोर्ट भी सब ठीक है, उसे जेल दोबारा भेज दे। लेकिन ये जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची। अब पिछले 25 दिन से वह कैदी ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं है, न तो उसका जेल की डायरी में मेंटेन है और न सदर अस्पताल की डायरी में, यानी कहे तो वह ट्रेसलेस है। अब 2 दिन पूर्व इसका पता जेल प्रशासन को चला। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से बात की, कहा कि सेम डेट में डिस्चार्ज का कागज़ बना कर दे, तब उसे लेकर जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन अड़ गया कि सेम डेट में नहीं देंगे। अब आलम यह है कि आज 25 दिन बीतने के बाद वह सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में पड़ा हुआ है। इधर सदर अस्पताल में भर्ती करने वाले सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी और मौजूद स्वास्थ्यकर्मी ने सिटी न्यूज़ की टीम को बताया कि 30 दिसंबर को ही इलाजरत कैदी भोला मंडल को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया था, लेकिन उनको सदर अस्पताल से ले नहीं जाया गया। सुनिए, डिस्चार्ज के 26 दिन बाद भी सजा काट रहे कैदी सदर अस्पताल में भर्ती। इमरजेंसी में जो डॉक्टर रहते हैं वो एडमिट करते हैं। अच्छा। हमारे यूनिट में भर्ती है। अच्छा, ये कब भर्ती हुआ था? तो बीएचडी देखना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख को इसका डिस्चार्ज हो गया था ना, 30 तारीख को इनको रेफर किए थे एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। अच्छा। फॉर बेटर ट्रीटमेंट। अच्छा। हम रेफर कागज बना दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन जेल अधीक्षक की तरफ से या जो भी उनको ले नहीं गया वहाँ। अच्छा। ठीक है। इसके बाद 31 के डेट में उनको हम डिस्चार्ज नहीं ले गया तो 31 के डेट में डिस्चार्ज कर दिए। अच्छा। बस यही तो है। आज कितना दिन हो गया सर? 31 से अभी देखिए ना, 25 दिन हो गया। मतलब डिस्चार्ज करने के 25 दिन बीत गए, अभी भी कैदी जो है सदर अस्पताल। हाँ, उसका यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, अभी किसकी लापरवाही है सर? किसकी लापरवाही मानी? अभी तो जेल अधीक्षक के अपने जेल प्रशासन का लापरवाही है ना। अच्छा। क्योंकि जेल प्रशासन को इन्फॉर्म भी कर दिया गया था। अच्छा। वो जो उनका कांस्टेबल है, 4 कांस्टेबल है, वो व्हाट्सएप के जरिए और फ़ोन के जरिए इन्फॉर्म भी कर दिया था। बताया जा रहा है कि सर जो उनके साथ पुलिसकर्मी वो पैसा वैसा लेके उसको भर्ती किए हुए। अब इसके बारे में मुझे जानकारी किसकी जिम्मेवारी? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं, उसको 30 दिसंबर को उसको रेफ़र कर दिया गया था एसकेएमसीएच डॉक्टर एसके चौधरी के द्वारा। अच्छा। हाँ। आज कितना तारीख है? आज 25 तारीख है। कितने दिन बीत गए? आज हो गया 26 दिन हो गया उसको। 26 दिन। हाँ। रेफर का? हाँ, रेफ़र का। लेकिन अभी भी वो आपके सदर अस्पताल में? हाँ, वो है। अभी कहाँ पे है वो? कैदी वार्ड में ही है, रखा हुआ है उन लोगों ने। उनका कहना है कि जो पुलिस जो यहाँ पे गार्ड जो रहते हैं, उनका कहना है कि वहाँ वाला जो इनका प्रशासन है, उन लोग का फोर्स आएगा, एसपी को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद ले जाएगा। वो हम लोग का मैटर नहीं है ना। हम लोग की तरफ से हम लोग उसको विरमित कर दिया है 30 दिसंबर को। क्या ये लीगल है? क्या चीज़? ये लीगल है जो यहाँ पे 25-26 दिन से है? नहीं, रहना तो नहीं है। जैसे कोई जनरल पेशेंट भी होता है, उसको जब रेफ़र कर दिया जाता है तो तुरंत जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटा। यही पेशेंट में अगर सीरियस पेशेंट होता तो क्या करते? ये तो नॉर्मल चल रहा है ना पेशेंट, तो आप इतना दिन छोड़ रहे हो। वो अपनी तरीके से, हमारे तरफ से तो जाना है पेशेंट को। लेकिन अगर यही सीरियस पेशेंट होता तो पेशेंट यही मान लीजिए मर जाता, फिर क्या करते? फिर किसका दोष होता उसमें? यदि उनकी अगर तबीयत वगैरह बिगड़ती हाँ, फिर हम लोग नहीं, तबीयत बिगड़ने से मतलब, हाँ नहीं, रिकॉर्ड है ही नहीं। हम यही कर सकते हैं कि भाई आप दिखाइए, तबीयत बिगड़ रही है, डॉक्टर फिर भर्ती करेंगे, तब हम फिर देखेंगे उनको। यही प्रोसेस है ना। लीगल तो हमें वही करना। उन लोगों को बोला गया कि आप लोग बिल्कुल क्या रिटर्निंग क्या मिलता है, जवाब क्या मिलता है आप लोगों को? हम यही बताया ना मैंने कि उनको वो लोग बोलते हैं कि हमने अपने सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया है, वो कह रहे फोर्स नहीं है, फोर्स आएगा। उसके तो नहीं है ना। वो देखिए, उनका प्रशासन वो जाने ना, पुलिस डिपार्टमेंट। हमारा डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग, उसके लिए हमारा है रेफर हो गया, हमने कागज़ देना है, दे दिया। इधर जेल उपाधीक्षक सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि इसमें पूरी तरह से सिपाहियों की लापरवाही है। जब डॉक्टर ने उसे बता दिया था तो फिर उसने क्यों नहीं सूचना दी। उन्होंने कहा कि कैदी से मिलकर ये लोग ऐसा करते हैं। जेल प्रशासन उन सिपाही या हवलदार पर FIR भी दर्ज करा सकती है।
अब जब तक उन्हें सेम डेट में डिस्चार्ज के कागजात नहीं मिलेंगे वह उस कैदी को कैसे ले जा सकते हैं। सोमवार की देर रात बेला थाना की पुलिस ने बेला औद्योगिक क्षेत्र के गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया। जिले का बेला औद्योगिक क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बेला फेज 2 में एक पूर्व जिला पार्षद के गोदाम से भारी मात्रा में पुलिस ने देर शाम शराब बरामद की। जब शराब की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। गोदाम एक ट्रक, 2 पिकअप और एक बाइक भी जब्त की गई। वहीं पंजाब के रहने वाले ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ कर नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। उक्त गोदाम मुशारी इलाके के एक पूर्व जिला पार्षद का है। पहले पूर्व जिला पार्षद इसमें काटन की फैक्ट्री चलाता था, लेकिन बाद में इसे गोदाम बना दिया और 1.5 लाख रुपए सालाना लीज पर दे दिया था। डीएसपी नगर ने बताया कि मामले में जिसकी भी संलिप्तता है उन सभी के नाम का सत्यापन कर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। बेला फेज 2 में एक गोदाम है, इसमें कई कार्टून शराब बरामद हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और सर्विलांस के द्वारा भी जानकारी मिली थी, तो हमारे जिला पुलिस की टीम के द्वारा यहाँ रेड किया गया है। तो 2 पिकअप, 1 ट्रक और एक अपाचे मोटरसाइकिल और करीब 150-200 पेटी शराब बरामद हुई है। एक आदमी भी गिरफ्तारी हुई है जो चालक हैं। इसी संदर्भ में हमें कार्रवाई करना है। SBS IT हॉस्पिटल के द्वारा दीर्घायु भवा फैमिली हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर SBS IT हॉस्पिटल में दीर्घायु भवा फैमिली हेल्थ कार्ड शुरू की गई। दीर्घायु भवा कार्ड से मरीज अपने स्वास्थ्य जांच के अलावा अन्य इमरजेंसी के केस में अगर कोई मरीज फर्स्ट एड के लिए आता है और उसे 1 घंटे में ठीक कर छुट्टी कर दी जाती है, उससे कोई हॉस्पिटल चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा कार्ड की सुविधाओं में पहले फ्री OPD सेवा, हॉस्पिटल के बिल में 20% तक की छूट दी जा रही है। SBS हॉस्पिटल के मुख्य प्रबंधक कमलेश मिश्रा ने कहा कि दीर्घायु भवा का मतलब लंबी आयु की कामना है। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए हैं और पूरे साल कभी भी इलाज में विशेष सुविधा ले सकते हैं। SBS IT हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक हेल्थ कार्ड इशू किया है, उसका नाम दीर्घायु भवा है। दीर्घायु भवा जो हेल्थ कार्ड है, इसके तहत जो मरीज हैं या आमजन पब्लिक हैं वो हेल्थ कार्ड के थ्रू यहाँ का विशेष सुविधा ले सकते हैं, जिसमें कि एक जो बहुत ही अच्छी सेवा है वो है फर्स्ट एड का। फर्स्ट आवर में जो कोई भी एक्सीडेंट केस को हो या फिर किसी भी कारण इमरजेंसी में आते हैं, उन्हें फर्स्ट एड में जो भी चार्जेस लगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 घंटे का। वो बहुत अच्छा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कार्ड के थ्रू। इसके अलावा जो हमारे जो कार्ड लेंगे उसमें डिस्काउंटेड रखा गया, जिसका हॉस्पिटलाइजेशन बिल होता है उसमें हम लोग डिस्काउंट देंगे। इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आमजन को इस SBS IT हॉस्पिटल के इलाज में सुविधा मिल सके। सर पब्लिक को, सारे पब्लिक को मिलेगा कि सिर्फ यहाँ जो आएंगे उनको मिलेगा? नहीं, सारे पब्लिक के लिए ओपन है। हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि जितने अधिक से अधिक लोग हैं जो इलाज कराने के लिए चाहते हैं कि किसी हॉस्पिटल में जाए, उनको तक पहुंच के हम लोग उनको ये अपना कार्ड प्रोवाइड करें ताकि यहाँ पर आके अवेल कर सके वो कार्ड को। ये कब से चालू हो रहा है? ये कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्ड। इस हेल्थ कार्ड का नाम दीर्घायु भवा है। इस मतलब हुआ कि आपकी लंबी आयु की कामना हम करते हैं। एनसीसी कैडेट्स ने गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पूर्वाभ्यास किया। गणतंत्र दिवस को लेकर मंगलवार को जिले में विभिन्न कॉलेजों में एनसीसी बटालियन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं RBBM कॉलेज में मंगलवार को कैडेटों को एनसीसी प्रभारी सोनल ने विभिन्न अभ्यास कराया। परेड में शामिल सभी कैडेटों ने तैयारी कर खूब पसीना बहाया। एनसीसी प्रभारी सोनल की देखरेख में बटालियन में शामिल कैडेटों ने परेड की विधिवत अभ्यास किया। इस दौरान सावधान दाएं मुड़ सलामी दो की ध्वनि से पूरा कॉलेज मैदान गूंजता रहा। इस दौरान एनसीसी प्रभारी सोनल ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अभ्यास कराया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर एनसीसी की हमारी RBBM की जो छात्राएं हैं वो निरंतर अभ्यास कर रही हैं। इसमें सलामी शस्त्र, बाजू शस्त्र, परेड का पूरा अभ्यास यह चल रहा है। और चूंकि कॉलेज में परेड है तो पूरे कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते रहना है।
मास्क लगा के रहना है, सैनिटाइज़र रखना है और एक डिस्टेंस 1 मीटर की जो दूरी है वो बना के रखना है। तो इसी तरह से हम इनको निरंतर अभ्यास करवा रहे हैं। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है।
और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। शहर के प्रदूषण नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए निगम द्वारा लाया गया स्प्रिंकलर वाहन हुआ फेल। प्रदूषण ग्राफ में लगातार हो रही इजाफा, देखिए रिपोर्ट। शहर में प्रदूषण का ग्राफ इन दिनों तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरवासी प्रदूषित वातावरण में जीने को मजबूर है। प्रदूषित हवा के कारण कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती है, उससे शहरवासी अनजान है। खासकर मिठनपुरा इलाके में हवा के साथ उड़ते मिट्टी के धूलकण वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व नगर निगम के द्वारा शहर को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए 2 स्प्रिंकलर वाहनों का लोकार्पण किया गया था। अब यह दोनों स्प्रिंकलर वाहन निगम गैरेज की शोभा बनी हुई है। पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसको लेकर शहर की सड़कों को खोद दिया गया है। इन खुदी सड़कों के कारण शहरवासियों को धूलकण का सामना करना पड़ रहा है। स्प्रिंकलर वाहनों से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि जल्द ही स्प्रिंकलर वाहनों के द्वारा जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर छिड़काव कर प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का काम किया जाएगा। ग्राफ बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए हमने जिसके प्रभारी को बोला है कि जल्द से जल्द पूरे शहर में पानी का छिड़काव किया जाए। अभी 2 स्प्रिंकल मशीन हमारे पास है, उसके द्वारा हम लोग पूरे शहर में इसका पानी का छिड़काव करवा रहे हैं, जिससे प्रदूषण स्तर थोड़ा निम्न जाएगा। गोबरसही बुद्ध विहार कैंपस में मोहल्ले वासियों ने पूर्व वार्ड पार्षद किरण शंकर यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गोबरसही के बुद्ध विहार कैंपस में मंगलवार को पूर्व वार्ड पार्षद किरण शंकर यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा में डॉक्टर लोक शक्ति, डॉक्टर आनंद राज यादव, इंजीनियर गौरव राज, इंजीनियर लोक मौर्य, ओम प्रकाश यादव, विकास यादव, लोक क्रांति यादव सहित शोक संतप्त परिवार के सदस्यों ने किरण शंकर यादव की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवार की ओर से दरिद्र नारायण भोज और कंबल वितरण का कार्यक्रम किरण शंकर यादव की याद में की गई। वहीं भाजपा नेता भारत रत्न यादव ने बताया कि उनके चाचा किरण शंकर यादव की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के उपरांत गरीबों के बीच इस प्रकार का काम किया जाए। वहीं आनंद राज यादव ने बताया कि उनके पिताजी शुरू से ही समाज सेवा करते रहे हैं, इसलिए समाज सेवा से बढ़कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती थी। स्वर्गीय किरण सिंह यादव का बड़ा पुत्र, वे हमारे फादर हमेशा समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए हमेशा करते आए हैं। इसी के लिए उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग ये कंबल वितरण गरीबों में कर रहे हैं, ताकि समाज के वंचित लोग, गरीब गुरबा आके यहाँ भोजन किए हैं और कंबल हम लोग वितरण कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। हमारे छोटे वाले चाचा जी स्वर्गीय किरण शंकर यादव जी का निधन हुआ था 12 जनवरी को, और उसी के उपलक्ष्य में जो हम लोग श्रद्धांजलि का कल कार्यक्रम किए थे, उसके उपरांत जो भी गरीब असहाय जो निर्धन लोग हैं हमारे आसपास के, और बहुत सारे निर्धन जो मीनापुर से भी कुछ लोग आए हैं, उन सब के बीच हम लोग सब परिवार मिलके कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें महाभोज हुआ पहले, उसके बाद कंबल वितरण का काम चल रहा है। लगभग 2,500-3 हज़ार लोग अभी तक खा के लेके चले गए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि और आगे जितना लोग आए उस सबको हम लोग सेवा करें।
एमएसकेबी कॉलेज परिसर में अमृत महोत्सव को लेकर छात्राओं ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ छात्राओं ने योगाभ्यास किया। अमृत महोत्सव को लेकर मंगलवार को रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में छात्राओं को डॉक्टर निशिकांत द्वारा सूर्य नमस्कार सिखाया गया। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 24 छात्राओं को सूर्य नमस्कार के साथ 12 आसन सिखाए गए। सूर्य नमस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि इसे करने पर हमें एक साथ कई आसन का लाभ मिलता है। ये अपने आप में पूर्ण आसन है। जिन्हें समय कम मिलता है वह इस एक सूर्य नमस्कार से ही बहुत फायदा पा सकते हैं। भी पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है और अमृत महोत्सव के तहत स्कूल में, कॉलेजेस में भी कई प्रोग्राम हुए हैं। हम लोग भी पूरे साल भर कई कार्यक्रमों को हम लोगों ने किया है और आज उसी क्रम में हम यहाँ की छात्राओं को सूर्य नमस्कार करना सिखा रहे हैं। आज बहुत जगहों पर सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, बहुत संस्थानों में, बहुत स्कूल कॉलेजेस में। और लड़कियां जब स्वस्थ रहेंगी, कोरोना के कारण हम लोग देख चुके हैं कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है, तो लड़कियां स्वस्थ रहें इसके लिए योग और आसन का बड़ा ही महत्व है। और आज लड़कियां यहाँ सूर्य नमस्कार करना सीख रही हैं ताकि वो फिट रह सकें और एक फिट शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास होता है। इसलिए डॉक्टर निशिकांती मनोविज्ञान विभाग महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय से वो आई हैं और लड़कियों को वो सूर्य नमस्कार सिखा रही हैं। और इसको हमारे कॉलेज की एनएसएस और एनसीसी की जो कोऑर्डिनेटर हैं उन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये छात्रा आज सीखेंगी तो आगे ये अन्य छात्राओं को भी सिखाएंगी। और कोविड के एसओपी का पालन करते हुए हम लोगों ने उचित दूरी और मास्क के साथ ही यह कार्यक्रम करवाया है। समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया। देश भर में मंगलवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान के मुताबिक जनता ही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां जनता सरकार को चुनती है। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं जिले में समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों की मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छा साफ सुथरी छवि का प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान के लिए जागरूक करना है। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। जिले के सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुभकामना देना चाहूँगा और उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मतदान का ये जो अधिकार है इसको अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सके। निर्वाचन आयोग लगातार नई पहल, नई तरीकों से कोशिश करता रहता है कि हमारे मतदाताओं को अधिक से अधिक आसानी हो अपने मताधिकार का प्रयोग करने में। उसी क्रम में बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं, लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए जो इपिक बनवाना है उसके लिए, साथ ही साथ एक नया जो उनको सहूलियत वो ये दी गई है कि पहले जो 1 जनवरी ही डेट हुआ करती थी जिसके अनुसार नए जो मतदाता जो 18 वर्ष से को पूर्ण कर रहे हैं उनको अपना इपिक बनवाने में मदद मिलती थी। अब पूरे साल में 4 डेट निर्धारित की गई हैं अलग अलग महीनों में, 3 महीने के अंतर पे, जिसमें उस डेट को जो भी 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर रहे हैं, योग्यता को पूर्ण कर लेते हैं, वो अपना निबंधन मतदाता के रूप में करवा सकते हैं। और इसके लिए वो चाहें तो अपने बीएलओ का एप्लीकेशन दे सकते हैं, ईआरओ ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं, अथवा कोविड के इस काल में बिना कहीं भी गए हुए ऑनलाइन एनवीएसपी पोर्टल से, ऐप से और वेबसाइट के माध्यम से अपना मतदान प्रयोग करने के लिए जो उनको मतदाता पहचान पत्र बनाना है उसका आवेदन दे सकते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे युवा मतदाता हैं वो इसका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।